Good morning, all of you. I am Neha Sharma, and today's topic is the Indian Constitution. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट जस्ट अ सेट ऑफ laws or rules which is being used to run any country and to maintain discipline and to maintain rules and regulations and equality in some parts. ठीक है. और इन अ स्टेट किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री में इक्वालिटी और शांति और बराबरी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है. अब देखिए यहाँ पे आई एम रीडिंग फ्रॉम the very first page of your book, that is page number 5, जहाँ पर वो पिक्चर मिला है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. उसके जस्ट पास में छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है. आई एम जूमिंग दैट एंड आई एम रीडिंग दैट. In 1934, the Indian National Congress made the demand for an constituent assembly. अब ये देखिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या. हाँ जी, तो सबसे पहली बात है, ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो अभी जिसका आप सिंबल देखते हैं ना, हाथ का सिंबल है जिसका, और राहुल गांधी जिसके एक्स प्रेसिडेंट थे, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है. वो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में. ये पार्टी फॉर्म हुई थी एक बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पहले एक पार्टी बनती है जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगर शॉर्ट में बोलें तो INC है. अब ये चीज़ एक्चुअली बनाई क्यों गई, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर आपके इसी साल होगा कि 1857 में हमारा रिवॉल्ट हुआ था, है ना. फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल था बिकॉज वो जो था वो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं था. लेकिन तब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़े से डर गए थे कि ये तो विद्रोह पर आ गए. ठीक है, दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट अस. नाउ व्हाट हैपन इज स्टिल आफ्टर अब 1857 के बाद बहुत टाइम हो गया था. ब्रिटिशर्स केम बैक टू द ओल्ड पॉलिसीज़. वापस से वही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. इससे क्या हुआ, जो द पीपल वर गॉट एजिटेटेड. बहुत ज़्यादा वो धैर्य खो रहे थे अपना जो मतलब दे वर लूजिंग द कूल एक्चुअली. एंड वाई इट वॉज हैपनिंग बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. और सेकेंडली दूसरे के रूल के अंडर रहना इट इज़ ऑलवेज़ अ बैड थिंग. क्योंकि इंडिया में पहले जितने भी इन्वेडर्स आए, यानी बाहर से आउटसाइडर्स जो भी थे, वो यहाँ पर जो रूल करने आए वो यहाँ पर रूलर बनकर रहे. वो यहीं पे रहे, उन्होंने इंडिया को अपना घर माना और इंडिया को बढ़ाया भी आगे. ठीक है, ऐसा नहीं था कि इंडिया के पैसे वैसे लूट लिए या ऐसा कुछ नहीं था. मुगल्स आए तो मुगल से भी यहाँ पे रहे, उनकी पीढ़ियाँ, कितनी सारी पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया. हालांकि उनके रूल के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, बट स्टिल दे वर नॉट एज बैड एज ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स जितने बुरे नहीं थे, पर फिर भी ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो सिर्फ इंडिया का जो मनी था, जो उनके रॉ मटेरियल्स थे, जो उनके मनी थे, बस उसको वो एग्जॉस्ट करना चाहते थे, उसको यूज़ करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उनके देश में था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी उनके देश में. तो वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे पास पैसे की कोई कमी आए इंडस्ट्रीज़ के लिए. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया पे राज करना शुरू किया, और जितना भी पैसा था यहाँ से लेके जाके और रॉ मटेरियल भी यहाँ से लेकर के वो अपनी इंडस्ट्री तक पहुँचा देते थे. अब क्या हुआ कि INC बन गई. ठीक है, अब 1885 में बनी हुई जो मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ. दिस वॉज
द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ये सारे इसके मेंबर्स थे। करीबन 72 मेंबर्स जो थे वो फर्स्ट असेंबली में थे, उसके बाद में बढ़ते गए धीरे धीरे। ठीक है जी, चलिए। तो क्या हुआ, इस असेंबली ने 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता था, हर साल एक मीटिंग होती थी, और एवरी ईयर, मतलब वैसे हर साल तो एक मीटिंग होती ही थी, अगर उनको कुछ और भी कोई इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजंस लेने होते थे तो वो एक स्पेशल मीटिंग भी वो लोग सम्मन करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज़, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा, मैं अब हुआ क्या था कि उस वक्त तक इनको ये पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के अंदर इलेक्शंस स्टार्ट करे हुए थे कि आप लोग इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और इंडियंस भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने रूल्स थे वो चेंज करे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि अब जब इतना कुछ हो रहा है तो नियम भी बदलने चाहिए। अगर नियम नहीं बदलेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, तो फिर कल को अगर हम आज़ाद होंगे तो हमारा देश कैसे, मतलब देश को हम कैसे हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1934 के अंदर आईएनसी ने एक डिमांड की। उन्होंने डिमांड में बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोगों को बहस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके आइडियाज़ लिए जाएंगे। हो सकता है कि मिस्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हों जो मिस्टर भीमराव अम्बेडकर के पास नहीं थे, और हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल जी के पास कुछ ऐसे आइडियाज़ नहीं होंगे जो भीमराव अम्बेडकर जी के पास थे। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प लेकर के और एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की समस्याओं को सुन करके और उनसे सॉल्यूशंस ले करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहस करने का सोचा। बहस करना मतलब नॉट दैट आर्ग्यूमेंट, बट यू नो कि कुछ अच्छा भी निकल आता है कई बार। तो उन्होंने कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, यानी कि एक मीटिंग हमको करनी होगी जिसके अंदर हम बैठ करके नियम बनाएंगे। अब ये कब हुआ, ये 1934 में हुआ, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तब की बात है ये। क्योंकि इंडियंस को पता था कि अब जो ब्रिटेन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होगा, और उसकी हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त में वर्ल्ड वॉर में, और उनको इंडिया की सहायता चाहिए होगी। कैसे? क्योंकि उनको चाहिए आर्मी, उनको चाहिए सैनिक। अगर इंडियंस के साथ भी वो ऐसे ही करेंगे कि हाँ चलो आप जो है अपनी आर्मी हमको दे दो, और यहाँ से लोगों को लेके जा कर के अपने वॉर के अंदर इंडियंस को भी लड़ाएंगे वो लोग। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे ये मांग हम रखें, उनके सामने अपनी डिमांड रखें कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में हमारी हेल्प कर सके, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ जाकर आराम से बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकें। एंड दिस वॉज कन्वेंड इन December 1946। आई एम रीडिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। यानी कि दिसंबर 1946 के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड आई थिंक फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी December 11, 1946 को हुई थी, यानी कि आज़ादी से एक साल पहले की बात है। बिटवीन December 1946 एंड November 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने एक ड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि एक तरीके का एक नमूना बनाना, ड्राफ्ट बनाना, एक ओवरऑल उन्होंने एक समरी टाइप बना दी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है। ठीक है, अब देखिए इनको दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 यानी ऑलमोस्ट इनको 3 साल लग गए बनाने में। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with great idealism, and the freedom struggle had helped produce. अब
देखिए क्या हुआ कि उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वॉर होता है तो पैसा भी बहुत लगता है और लोग भी बहुत मरते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इकोनॉमी बहुत पीछे हो गई, और उन्होंने इंडिया को जितना उनको एग्जॉस्ट करना था उन्होंने कर ही लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसी वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो कि ऐसे देशों को, दोज वर अंडर द ब्रिटिश रूल और सम अदर कंट्रीज़ रूल, उनको हेल्प कर रहे थे कि आप इनको इंडिपेंडेंट कीजिए। तो ब्रिटेन को पता था कि अब हम इंडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, हमको इनको इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने 1947 में फाइनली इन्होंने गिव अप किया और इन्होंने इंडिया को फ्री कर दिया था। यानी कि ऑलमोस्ट 150 ईयर्स की हमने गुलामी सही, उसके बाद हम जो हैं हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और हमारी खुद की डेस्टिनी को बनाने में हम सक्षम हुए थे। नाउ आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये देखिए, ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई ही थी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा चेयर्स दिखाई दे रही है, पिलर्स हैं और जहाँ लोग बैठे हैं, ये सब भी ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही यहाँ पर जो है वो मीटिंग्स होती थी, क्योंकि उस टाइम भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन तब ब्रिटिश रूल था। लेकिन अब जो है वो इंडियन रूल है, इंडियन जो है सेल्फ रूल कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ही इज़ एड्रेसिंग द मीटिंग। और यहाँ पे लोग देखिए आप बैठे हुए हैं इधर, जो भी मिनिस्टर्स हैं और मेंबर्स हैं इन सब के पार्लियामेंट के, वो सब बैठे हुए हैं। चलिए नाउ अगेन वापस से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। वेट अ मिनट। यस, नाउ व्हाट। अब हम नेपाल की बात करेंगे। अब देखिए, जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो आस पड़ोसियों को फ़र्क तो पड़ता ही है। तो जैसे इंडिया में कुछ हुआ तो नेपाल को भी फ़र्क पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। देयर वॉज अ पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स until 2002। यानी कि 1990 में एक लोगों का विद्रोह शुरू होता है, पीपल्स प्रोटेस्ट स्टार्टेड विच लास्ट टू 2002 ओनली। मतलब सिर्फ तब तक ही इनकी गवर्नमेंट रही थी डेमोक्रेसी की। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance। अब देखिए यहाँ पे सेम जो पाकिस्तान में होता है वो नेपाल में भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो थे वो माओइस्ट नहीं थे। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने आर्मी की हेल्प से, पाकिस्तान में भी आर्मी बहुत पावरफुल है, वो चाहें तो पीएम को भी डरा सकते हैं, मतलब इतना मतलब आर्मी का खौफ है उधर। वैसे ही क्या हुआ जब 2002 में क्या हुआ कि नेपाल में उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, यानी कि जो लोगों ने खुद चुनी थी, वो ख़त्म हो गई। कैसे हुई? जो उनके किंग थे ज्ञानेंद्र, वहाँ पर एक किंग ज्ञानेंद्र थे, क्योंकि आपको पता हो तो पहले के टाइम में किंग्स हुआ करते थे। तो उनके जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने क्या किया, वो माओइस्ट को लेके, माओइस्ट मतलब जो कि कम्युनिज़्म को फॉलो करते हैं। अब कम्युनिज़्म क्या होता है? कम्युनिज़्म मीन्स कि जब जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब जो है गवर्नमेंट के अंडर आती हैं।
यानी कि जैसे अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं और अंबानी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब प्राइवेट हैं, ठीक है। यानी अंबानी को और मिस्टर टाटा को कोई भी पैसा टैक्स के अलावा, ओनली टैक्स के अलावा और कुछ रूल्स में अगर कुछ पैसा आता है कि गवर्नमेंट को कुछ देना है, उसके अलावा वो कोई भी मनी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। वो मनी उनके जेब में जाता है, ठीक है, वो उनके पास जाता है। लेकिन जब हम कम्युनिज़्म की बात करते हैं तब उल्टा होता है। गवर्नमेंट जो है वो सारे जो फैक्ट्रीज़ होती है, भले वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सब पर उनका अधिकार होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सारा मनी जो है वो अपने हिसाब से जिसको देना होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात होती है, ऐसा कोई इतना अच्छा होता नहीं है कि सबको इक्वली मनी दे, ठीक है। ये मोस्टली ये जो कम्युनिज़्म है ये रशिया, चाइना, ठीक है, और कुछ ऐसे ही कंट्रीज़ में फॉलो होता है और कहीं पर भी नहीं होता है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यूएसए ऑल्सो, ब्रिटेन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कम्युनिज़्म को फॉलो करते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने कुछ लोगों को लेकर के, किंग ज्ञानेंद्र ने कुछ लोगों को लेकर के माओइस्ट, मतलब अगर हिंदी में बोलो तो माओवादी, आपने कभी न्यूज़ पेपर में और कहीं पे पढ़ा होगा तो माओवादी होते थे। अपराइजिंग द कंट्री साइड, उन्होंने कुछ अपने रीजंस दिए और उन्होंने क्या किया, उनका जो जुलूस था वो बढ़ाने लग गए और आर्मी की मदद से उन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन February 2005। यानी कि किंग जो था ज्ञानेंद्र, वो 2005 में 3 साल के स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट में हेड बन गया। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. अब क्या हुआ, सिर्फ कम्युनिज़्म और माओइस्ट के अलावा नेपाल में और भी कई पार्टीज़ थी, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टीज़ के साथ 12 पॉइंट, यानी कि 12 कुछ पॉइंट्स थे, उनको एग्री करते हुए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप दो लोग क्लास में बैठे हैं, ठीक है, एक जो है वो लेफ़्ट हैंड से लिखता है लड़का और एक बच्चा जो है वो राइट हैंड से लिखता है, तो दोनों में क्लैशेस होंगे। वो बोलेंगे कि हमको बेंच पे जगह नहीं मिलती है। जो लेफ़्ट हैंड से लिखने वाला है वो बोलेगा कि ये राइट हैंड में लिखने वाले से मुझे इशू होता है क्योंकि हमें बेंच पे जगह नहीं मिलती लिखने के लिए, हम एक दूसरे की स्पेस में आ जाते हैं। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब कुछ उपाय निकालना जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए। अब इन दोनों पार्टी को खुश करने के लिए क्या होगा कि जो लेफ़्ट में जो लिख रहा है, अगर मान लो मुझे ऐसा बोला जाए तो मैं मेरे अकॉर्डिंग इस लेफ़्ट वाले बच्चे को राइट में सीट दे दूँगी और इस राइट वाले बच्चे को लेफ़्ट में सीट दे दूँगी। अब इससे क्या होगा, इन दोनों को भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेंच पे और वो लोग आपस में लड़ेंगे भी नहीं। तो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज़ लड़ाई में हों या फिर डिस्प्यूट हो तो कुछ ऐसी बातों में जिनमें दोनों का फ़ायदा होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो इन्होंने 12 पॉइंट एग्रीमेंट कुछ निकाला। जो पार्टीज़ इनसे खुश नहीं थी तो वो चाहते थे कि हाँ चलो ठीक है, ये लोग भी कभी विद्रोह कर दिया। अब जैसे देखिए, इन्होंने विद्रोह किया तो कोई इनके ऊपर भी तो कोई आ सकता है ना, कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, तो कोई भी आ सकता है। तो इनको लगा कि इनको भी शांत करना ज़रूरी है, तो हम एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट दे देते हैं ताकि ये लोग भी शांत बैठ जाएं, लड़ाई ना करें। दिस एग्रीमेंट signaled to the larger public in imminent return to democracy and peace. In 2006, this People's Agreement for Democracy began to gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. अब क्या हुआ, 2006 की बात है, लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी के लिए फिर से आवाज़ उठानी शुरू कर दी।
उनको कम्युनिस्ट पार्टी का जो काम है वो अच्छा नहीं लगा, और जो उनके हेड थे किंग, उनका काम उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी के लिए फिर से एजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ कि 2006 अप्रैल में फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप एक सरकार बनाइए और डेमोक्रेसी की स्थापना करिए। इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की। मोनार्की मतलब पता होगा आपको, नहीं भी पता है तो मैं बैठी हूँ, मैं बता दूँगी आपको। अब देखिए मोनार्की का मतलब क्या होता है। जैसे बाबर आया था, ठीक है, मुगल्स की बात करते हैं तो बाबर था फर्स्ट किंग, बाबर का बेटा था हुमायूं। अब वहाँ पर उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं हुए ना, कोई वोटिंग थोड़ी की उन्होंने भारत की कि हाँ चल ठीक है आप हुमायूं को वोट देंगे या किसी और को वोट देंगे। यानी कि बाबर का बेटा हुमायूं था, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हुमायूं ही तो किंग बनेगा आगे। वैसे ही ये होती है मोनार्की, मतलब किंग का जो सन है वो ही किंग बनेगा आगे। ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को पसंद है चाहे नहीं भी पसंद है पर वो बनेगा, इसको बोलते थे मोनार्की, ठीक है। मोनार्की फाइनली 2008 के अंदर अबॉलिश हो गई थी नेपाल से, ठीक है। द अबव फोटोज़ शो सीन्स फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन 2006। यानी देखिए कितना लेट हो गया नेपाल डेमोक्रेसी फॉर्म करने में, 2006, बहुत ही लंबा टाइम होता है। सबसे पहले थी डेमोक्रेसी, तो क्या हुआ 12 इयर्स बाद ही, जब 2002 के अंदर जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। फिर क्या हुआ, अप्रैल 2000, क्या हो रहा है ये, हाँ जी, अप्रैल 2006 की बात अगर हम करते हैं तो वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई थी। सो दिस इज़ स्टोरी ऑफ नेपाल। बाकी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़, या फिर आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो write down in comment section, and please like and share and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a great day.